हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होता है तो कहीं ना कहीं हमें अपने रिज़ल्ट की जो चिंता है वो सताती है कि रिज़ल्ट कब आएगा और कैसे पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट जानकारी ये लेकर आई हूँ कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आप जिस जिला में अभी काम कर रहे हैं वही जिला आपको प्राप्त हो जाए। इसके अलावा आप नॉर्मली अगर मान लीजिए पेपर अच्छा नहीं गया है तो आखिर आप कितने मार्क्स लेकर आ जाए तो आप ये परीक्षा पास कर जाएंगे, ये भी मैं सारी जानकारी आपको एक एक करके देने वाली हूँ और सारी जानकारी आपको ऑफिशियली दूंगी जो आपके सक्षमता परीक्षा .com BSEB की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन लगेगा कि नहीं लगेगा इस बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग पालियों में एग्ज़ाम होता है और प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो किसी दिन आसान होता है, किसी दिन टफ होता है, किसी दिन मॉडरेट रहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, यानी सबके मार्क्स एक जैसे हो। तो सबका जो है यहाँ पर मार्क्स एक बराबर करने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि अगर कोई शिफ्ट इजी आया है और कोई शिफ्ट कठिन आया है तो उसको बराबर कर दिया जाए। तो इस प्रक्रिया में आपका नॉर्मलाइजेशन लगता है और ये अधिकतर आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम में इस तरह की प्रक्रिया नहीं देखने को मिलती है। जब ऑनलाइन होता है तो अलग अलग पालियों में एग्ज़ाम होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन लगाना अनिवार्य हो जाता है। दूसरी बात आपका ये होता है कि आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया और इसमें आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि गलत है, किसी के ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपने जो आंसर निकाला वो आंसर ऑप्शन में ही नहीं है जबकि आंसर वही होगा। तो इस तरह से जो कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका बोनस मार्क्स मिलता है। यहाँ पर जो भी जानकारी देने जा रही हूँ बिल्कुल ऑफिशियली है और आपको एक एक सटीक जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग सीधा जानकारी पर चलते हैं कि आखिर हमें कितने मार्क्स लाने होंगे और नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे लगाया जाता है और लगेगा कि नहीं, ये भी बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग जानकारी एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं आसान भाषा में। देखिए, आपका जो सक्षमता परीक्षा .com वेबसाइट है, यानी BSEB की वेबसाइट है, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया था उसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। तो अगर आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर ये सारी चीज़ें खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप में मैं आपको सारी जानकारी देने जा रही हूँ। तो चलिए, जो हमारे काम की चीज़ है हम उसे देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, आपको लगता है कि पास हो जाएंगे आप किसी न किसी तरह से, तो इस स्थिति में आपको कितना मार्क्स लाना होगा जिससे आप पास हो जाए। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, अगर आप सामान्य कैटेगरी से है ना, जैसे जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको कितना परसेंट अंक लाना होगा, 40% अंक लाना होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप BC कैटेगरी से है तो आपको 36.5% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए इतना अंक लाना जरूरी है। बाकी जिला, पसंदीदा जिला कैसे मिलेगा उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। इसके बाद EBC की बात करें तो EBC में आपको 34% अंक लाना अनिवार्य है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ और कैटेगरी की, तो देखिए यहाँ पर दिया है जो SC ST कैटेगरी के हैं उनको 32% अंक। इसी तरह अगर आप डिफरेंशियली एबल है, दिव्यांग है, तो 32% अंक के साथ आपको यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद अगर आप फीमेल है, चाहे आप SC ST हैं, EBC है, BC है, जनरल कैटेगरी है, आप सभी महिलाओं के लिए एक समान मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी कि 32% अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्क्स भी आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो 40% अंक है तो आपका जो टोटल पेपर हुआ है 150 का हुआ है। 150 का आप 40% अगर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना मार्क्स, ये हो जाएगा आपका 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों को लाना अनिवार्य है पुरुष वर्ग के लिए। यहाँ महिलाएं सम्मिलित नहीं है, महिलाओं का अलग कोटा है। तो यहाँ पर जितने भी जनरल कैटेगरी से पुरुष वर्ग है, आप सभी को 60 मार्क्स लाना अनिवार्य है इस एग्ज़ाम के लिए।
इसके बाद अगर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें तो देखिए पिछड़ा वर्ग में है 36.5। तो इस प्रकार से अगर आप 150 का 36.5 अंक अगर निकालेंगे तो ये होगा आपका 54.75 अंक। 54.75 अंक आपको लाना होगा, यानी कि 55 मार्क्स लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। तो ये तो रहा आपका बीसी कैटेगरी पुरुष वर्ग के लिए। ये सारे ही पुरुष वर्ग के लिए है, महिलाओं के लिए अलग से निकाल के बताऊंगी मैं। इसके बाद अगर बात करते हैं ईबीसी की, तो ईबीसी में आप 150 का आप निकालेंगे कितना, 34%। और इस हिसाब से अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर मार्क्स देखें तो आपका 51 मार्क्स लाना यहाँ पर अनिवार्य है। तो 51 मार्क्स अगर आप 150 में से ले आते हैं तो इस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं। इसी तरह अगर SC ST कैटेगरी से है और पुरुष वर्ग है तो यहाँ पर आपको 32% अंक लाना होगा। चाहे आप SC ST हैं, डिफरेंशियल एबल है या फीमेल है, आप सभी के लिए एक समान मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो अगर हम 150 का 32% निकालेंगे तो यहाँ आपका मार्क्स बनेगा 48। आप SC ST पुरुष वर्ग के लिए 48 नंबर लाना अनिवार्य है। इसी तरह से दिव्यांग वर्ग के लिए भी 48 और फीमेल के लिए भी 48। तो कहने का मतलब है आप तीनों को यानी 48 नंबर लाना 150 में से अनिवार्य है, तभी आप इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्या, पासिंग मार्क्स, जिसकी वजह से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और अब देखिए हम लोग थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन, देखिए नॉर्मलाइजेशन के लिए भी इसी में बताया गया है, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता रही हूँ। यहाँ देखिए इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी बात को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, CBT मोड में एग्ज़ाम होता है, जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है और इसका आयोजन एक से अधिक पालियों में, तिथियों में किया जाता है। जो एग्ज़ाम का आयोजन है वो अधिक पालियों में किया जाता है, अलग अलग तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। देख लीजिए अगर किसी शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चन आया तो उसको तो फायदा हो गया, लेकिन वही दूसरे शिफ्ट में कठिन आ गया पेपर, तो उन अभ्यर्थियों के लिए तो वो नुकसानदायक हो गया, भाई उनका पेपर अच्छा नहीं गया, वो कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो इस तरह से इसमें फ़ायदा नुकसान किसी को ना हो, ना किसी को फ़ायदा हो ना किसी को नुकसान हो, मतलब सभी के लिए ये समान रूप से मार्क्स सबको मिल जाए, इसलिए ये नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। अब इन्होंने कहा कि इसलिए इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर क्या है स्पष्ट रूप से, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो ख भाग है इसको देखें। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी को जो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। यानी नॉर्मलाइजेशन, मान लीजिए आपके मार्क्स आ गए, जो भी आप मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके 60 मार्क्स आ गए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगा और आपके मार्क्स कम हो गए, तो जो नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद जो आपका मार्क्स आएगा वही मार्क्स पर आपका परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। चाहे आप फेल हो या पास हो, या तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होती है नॉर्मलाइजेशन लगाने से। तो देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर कंडिका संख्या 9 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, ना कि रॉ स्कोर। मतलब अभी जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं, जो अभी मैंने इससे पहले बताया है कि जनरल कैटेगरी का 40%, ईबीसी का 36.5%, तो वो जो कंडिका 9 है उतने मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे। नॉर्मलाइजेशन लगने के बावजूद भी आपके पासिंग मार्क्स आने चाहिए, तभी आप पास होंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन लगने से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो आप ये यहाँ पर अनुत्तीर्ण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक के आधार पर है।
उदाहरण स्वरूप किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 61 है, यानी नॉर्मलाइजेशन से पहले जो आपका मार्क्स है वो हो गया रॉ स्कोर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद क्या होगा, वो मार्क्स आपका परीक्षा फल में प्रकाशित किया जाएगा, वही आपका रिजल्ट होगा। तो रॉ स्कोर क्या हो गया, जो नॉर्मलाइजेशन से पहले आपका मार्क्स आया है। तो इन्होंने कहा है कि रॉ स्कोर है तो तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर मान लीजिए 59.10 आता है। आपका रॉ स्कोर क्या था, 61 था, जनरल कैटेगरी से है, और जैसे ही नॉर्मलाइजेशन लगा आपका नंबर आ गया 59.10। तो निर्धारित उत्तीर्णांक यानी 150 का 40% आपका नहीं बना, तो इस तरह से आप क्या होंगे, आपका रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। अब मुझे लगता है आप लोगों को ये नॉर्मलाइजेशन समझ आ गया होगा। इन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज़ के लिए यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी है कि अगर आपका मान लीजिए आंसर की आया और आपके मार्क्स 60 हो गए जनरल कैटेगरी से, और अगर उसमें ये आपका रॉ स्कोर हो गया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है और आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो जो कम मार्क्स है वही परीक्षाफल में प्रदर्शित किया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपके 70 मार्क्स बन रहे हैं, 80 मार्क्स बन रहे हैं, और नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद जो नंबर आएगा वही आपका परीक्षाफल होगा। तो यही इसमें बताया गया है। एक चीज़ और इन्होंने कन्फर्म कर दी है यहाँ पर, एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर, यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, तो किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। यानी कि आपने क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो आपने गलत उत्तर अधिक वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा, गलत उत्तर ज़्यादा दिया होगा, तो ऐसे जो स्कोर आते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं रिजल्ट पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अगर किसी ने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया लेकिन अधिकतर उसने ज़्यादा सही आंसर दिए हैं, तो वो आपके आगे आ जाएगा, मतलब उसका नंबर आपसे पहले आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जो आप पेपर दे दिए, आप पास भी हो गए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन अगर ये पाया जाता है कि आपका जो आपके डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अगर गड़बड़ी है, कुछ फर्जी है, तो भी आपका जो ये रिजल्ट है वो निरस्त कर दिया जाएगा, आप यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी जानकारी इस विज्ञापन के अंतर्गत दिया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, आप बात करते हैं कि भाई कितने मार्क्स आपके आ जाए तो आपका पसंदीदा जिला आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपके कम से कम 60% अंक होने चाहिए। अगर बात करें 60%, अगर 150 का 60% निकालेंगे आप तो 90 नंबर आएगा। 90 नंबर आएगा तो 90 नंबर अगर आता है आपका तो आपको अपने पसंदीदा जिला यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन ये अभी देखिए, इस पर भी बातें चल रही है कि पास हो फेल हो फिर भी आपको वो जिला प्राप्त होगा, इस तरह की बातें भी सुनने को मिल रहा है। तो अभी ये सारी बातें डिक्लेयर नहीं हुई है, वो परीक्षा फल घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके वो रेडी होने चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट जैसे ही आता है आपका काउंसलिंग किया जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक किए जाएंगे, तो वो बिल्कुल सही हो, इसकी आप पूरी तैयारी कर लीजिएगा। और अगर कोई और जानकारी प्राप्त होती है तो आप लोगों को मैं ज़रूर उसके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।